ये एक ऐसी कहानी है जिसने एक गरीब को एक बहुत ही बड़ा पावरफुल व्यक्ति बना दिया। ये उसकी किस्मत ने उसको इतना सपोर्ट किया कि ये कहानी आप देखोगे और फिर इसके बारे में अपनी राय जरूर व्यक्त करना। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर दोपहर की धूप इस तरह बरस रही थी मानो आसमान ने आग उगलने की ठान ली हो। सड़क के दोनों ओर उड़ती धूल हवा में घुल रही थी और तेज रफ्तार से भागते ट्रक और कारें लगातार हॉर्न बजाते हुए गुजर रहे थे। शोर इतना था कि इंसान अपने ही दिल की आवाज भी सुन न पाए। उसी सड़क के एक किनारे बाबुल के पेड़ की हल्की सी छाया के नीचे एक औरत बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर महंगे कपड़े थे जो अब धूल और मिट्टी से सने हुए बदरंग लग रहे थे। उसके बालों में लगी सुनहरी क्लिप टूटकर कुछ दूरी पर जा गिरी थी और उसके हाई हील सैंडल्स में से एक पैर से निकलकर 2 कदम दूर पड़ा था। उसकी पतली कलाइयों में सोने की चूड़ियां चमक रही थी, मगर उनकी मालकिन की सांसें इतनी धीमी थी कि देखने वाले का दिल कांप जाए। उसका मोबाइल फोन, जो किसी महंगे ब्रांड का था, उससे करीब 15 कदम दूर सड़क के किनारे एक पत्थर से टकराकर उल्टा पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी खरोंच थी जहां से खून बहकर अब सूख चुका था और माथे पर उभरा नीला निशान साफ बता रहा था कि चोट कितनी गहरी थी। गाड़ियां लगातार आती जाती रहीं। एक बड़ी एसयूवी कुछ पल के लिए रुकी। अंदर बैठे लोगों ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, आपस में कुछ बात की और फिर बिना रुके आगे बढ़ गए। एक बाइक सवार ने मोबाइल निकाला, 5 सेकंड का वीडियो बनाया और चला गया। 3 पैदल राहगीर आए, झुक कर देखा और ये कहते हुए आगे बढ़ गए कि ये उनका मामला नहीं है। एक बुजुर्ग महिला थोड़ी देर रुकी, अफसोस जताया, मगर अपनी मजबूरी बताते हुए आगे निकल गई। कुछ लोग दूर से ही नजरें फेर कर गुजर गए, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रही और वो औरत वही अकेली पड़ी रही, जिंदगी और मौत के बीच की उस पतली रेखा पर जहां समय सबसे ज्यादा बेरहम होता है। इन्हीं लोगों की भीड़ में उसी सड़क के किनारे किनारे एक नौजवान लड़का पैदल चल रहा था। उसके पैरों में सस्ती चप्पल थी जिसका एक पट्टा ढीला होकर बार बार उसकी एड़ी से टकरा रहा था। उसकी सफेद कमीज पसीने से भीगी हुई थी और कंधे पर टंगा पुराना झोला उसके संघर्ष की कहानी सुना रहा था, जिसमें कुछ कागज और एक पानी की बोतल रखी थी। उस लड़के का नाम था आरव मिश्रा। उम्र लगभग 25 साल। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे गरीबी भी बुझा नहीं पाई थी। वो उस दिन शहर के एक छोटे से ऑफिस में नौकरी की उम्मीद लेकर गया था, मगर वहां भी उसे निराशा ही मिली। मालिक ने साफ कह दिया था, तुम्हारी डिग्री अधूरी है, हम तुम्हें नहीं रख सकते। विक्रम अब वापस लौट रहा था, खाली हाथ, भारी मन के साथ, और उस इंसान की तरह जिसे लगने लगा हो कि इस शहर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। तभी उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा शायद कोई थक कर बैठी होगी या लू लग गई होगी, मगर जैसे ही वो थोड़ा पास गया उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। औरत की सांसें बेहद धीमी थी, होंठ सूखे हुए थे और चेहरे पर खून और चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। विक्रम एक पल के लिए ठिठक गया। उसके दिमाग में कई ख्याल एक साथ घूमने लगे। ये औरत किसी अमीर घर की लग रही थी। उसके कपड़े, उसके गहने, सब कुछ यही बता रहे थे। अगर वो इसे बचा लेता है और ये जिंदा बच जाती है तो शायद उसकी किस्मत बदल सकती है। शायद ये लोग उसकी मदद करें, शायद उसके लिए कोई नया रास्ता खुल जाए। लालच था, ये सच था, लेकिन उसी के साथ उसके अंदर एक और आवाज भी उठ रही थी, एक बेचैनी जो कह रही थी कि अगर वो अभी नहीं रुका तो एक जान चली जाएगी। और वो आवाज उस लालच से कहीं ज्यादा तेज थी। विक्रम आगे बढ़ा। वो झुककर उस औरत का चेहरा देखने लगा। सांसें चल तो रही थी, मगर बहुत मुश्किल से। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। लोग थे,
मगर कोई रुकने को तैयार नहीं था। उसने आवाज लगाई, भाई साहब जरा रुकिए, मदद चाहिए। एक आदमी ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। दूसरे ने जैसे सुना ही नहीं। विक्रम ने हार नहीं मानी। वो औरत के पास बैठ गया और अपने पानी की बोतल से उसके चेहरे पर कुछ छींटे मारे, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। बैलेंस बहुत कम था। फिर भी उसने एम्बुलेंस का नंबर डायल किया। लाइन व्यस्त थी। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। हर बार वही जवाब। अब समय उसके हाथ से फिसल रहा था। उसने दूर खड़े एक ऑटो वाले को आवाज दी, भाईजान जल्दी आओ, एक जान खतरे में है। ऑटो वाला झिझका, साहब झंझट में नहीं पड़ना, पुलिस आती है, थाने बुलाती है। विक्रम ने बिना समय गवाए जेब में हाथ डाला। उसके पास कुल 300 रुपए थे। उसने 200 रुपए निकाले और ऑटो वाले की तरफ बढ़ा दिए। ये लो, बस अस्पताल तक चलो। पैसे देखते ही ऑटो वाला मान गया। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर उस बेहोश औरत को उठाया। वो खुद थका हुआ था, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। किसी तरह उसे सहारा देकर ऑटो में बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। ऑटो तेजी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर विक्रम की नजर उस औरत पर ही टिकी रही। उसकी सांसें अब भी कमजोर थी। विक्रम ने उसका सिर अपने कंधे पर टिकाए रखा ताकि रास्ते के झटकों से उसे और नुकसान न हो। उसके मन में डर भी था, अगर रास्ते में ही इस औरत की मौत हो गई तो कहीं पुलिस उसे ही दोषी न ठहरा दे। लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में अस्पताल का गेट सामने था। ऑटो रुकते ही विक्रम कूदकर उतरा और अंदर भागा। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, बाहर एक औरत है, हालत बहुत खराब है। अस्पताल का स्टाफ पहले तो ऐसे देखता रहा जैसे ये कोई आम बात हो, लेकिन विक्रम ने सीधे ड्यूटी डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। साहब प्लीज, 1 मिनट भी देर हो गई तो डॉक्टर तुरंत बाहर आए। उन्होंने एक नजर डाली और बिना देर किए स्ट्रेचर मंगवाया। कुछ ही मिनटों में वो औरत इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा दी गई। रिसेप्शन पर नर्स ने विक्रम से पूछा, आप कौन हैं इनके? विक्रम ने साफ कहा, कोई नहीं, रास्ते में मिली थी। नर्स ने कागज आगे बढ़ाया, भर्ती के लिए 500 रुपए जमा करने होंगे। विक्रम ने जेब में हाथ डाला। ऑटो वाले को 200 रुपए देने के बाद उसके पास सिर्फ 100 रुपए बचे थे। वो एक पल के लिए रुका, फिर उसने वो 100 रुपए भी निकालकर काउंटर पर रख दिए। बस यही है मेरे पास, लेकिन इलाज रुकना नहीं चाहिए। नर्स ने उसे अजीब नजरों से देखा। विक्रम चुप रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। समय पर ले आए। थोड़ी देर और होती तो हालत बिगड़ सकती थी। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वो कब से अपनी सांस रोके हुए था। तभी अस्पताल के बाहर एक के बाद एक कई गाड़ियां आकर रुकी। काली चमचमाती गाड़ियां, जिनके शीशे इतने गहरे थे कि अंदर झांकना नामुमकिन था। पहले बॉडीगार्ड उतरे, फिर एक गंभीर चेहरे वाला अधेड़ आदमी तेजी से बाहर आया। उसके कपड़े बेहद महंगे थे, मगर उस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ घबराहट थी। वो अंदर भागा और ऊंची आवाज में बोला, यहां अनन्या वर्मा को लाया गया है। मेरी बेटी कहां है? विक्रम एकदम चौंक गया। ये नाम उसने पहले भी सुना था। अनन्या वर्मा, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजीव वर्मा की इकलौती बेटी, जिनका नाम अखबारों और टीवी पर अक्सर आता रहता था, जिनकी कंपनी करोड़ों का कारोबार करती थी। और आज वही अनन्या वर्मा इस सड़क पर बेहोश पड़ी थी, और उसे अस्पताल तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आरव मिश्रा था। राजीव वर्मा ने घबराहट में डॉक्टर का हाथ थाम लिया। मेरी बेटी ठीक है ना? डॉक्टर ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, जी अभी खतरा टल गया है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। निगरानी जरूरी रहेगी। ये सुनते ही राजीव वर्मा की आंखें भर आई।
वे कुछ पल के लिए दीवार का सहारा लेकर खड़े रह गए, जैसे शरीर ने अचानक साथ छोड़ दिया हो। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने अपने बॉडीगार्ड की ओर देखा और पूछा, इसे यहां कौन लेकर आया? बॉडीगार्ड ने उंगली उठाकर विक्रम की तरफ इशारा किया। अचानक कमरे में मौजूद हर नजर उस नौजवान पर टिक गई। पसीने से भीगा हुआ, थका हुआ, सस्ती चप्पल पहने साधारण कपड़ों में खड़ा विक्रम को लगा जैसे वो अचानक किसी बड़े मंच पर खड़ा कर दिया गया हो। एक ऐसा मंच जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजीव वर्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। उन्होंने विक्रम को सिर से पांव तक देखा। पुराने कपड़े, चेहरे की थकान, खाली जेबों का सच, सब कुछ एक नजर में समझ लिया। फिर उन्होंने बहुत नरमी से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। बेटा, तुम ना होते तो आज। उनकी आवाज भर्रा गई और वही थम गई। विक्रम ने नजरें झुका ली। उस पल उसके अंदर जो हल्की सी उम्मीद या लालच था, वो कहीं पीछे छूट गया और उसकी जगह एक अनजानी सी झिझक और विनम्रता आ गई। राजीव वर्मा की आंखों में जो दर्द, राहत और कृतज्ञता थी, वो पूरी तरह सच्ची थी, बिना किसी दिखावे के। उसी वक्त दरवाजे से एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। उसकी नजरें तेज थी और जैसे ही उसने विक्रम को देखा, उसका रवैया तुरंत सख्त हो गया। यही है जिसने इसे यहां लाया? नर्स ने जवाब दिया। जी, यही है। इंस्पेक्टर विक्रम के पास आया। नाम आरव मिश्रा। उस समय वहां क्या कर रहे थे? नौकरी ढूंढकर लौट रहा था। कहां से? सिटी सेंटर से। इंस्पेक्टर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, कहीं ये सब तुमने ही तो नहीं किया? लड़कियों को रोककर डॉट। विक्रम का चेहरा एक पल के लिए तमतमा गया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। साहब, जब मैं वहां पहुंचा तब वो पहले से गिरी हुई थी। मैंने सिर्फ उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कुछ ही देर में उस जगह की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई गई। अस्पताल के एक कमरे में लैपटॉप पर वीडियो चलाया गया। स्पष्ट दिखाई दे रहा था, एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से आई। उसने अनन्या वर्मा को टक्कर मारी और बिना रुके वहां से निकल गई। नंबर प्लेट का कुछ हिस्सा कैमरे में दर्ज हुआ था और ठीक 4 मिनट बाद उसी रास्ते से विक्रम पैदल गुजरता हुआ नजर आया। वो रुका, झुका, पानी दिया, लोगों को आवाज लगाई और फिर एक ऑटो रोककर उसे अस्पताल ले गया। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और फिर विक्रम की तरफ देखकर कहा, अच्छा काम किया है लड़के। शाम तक ये अस्पताल के बाहर मीडिया की गाड़ियां खड़ी हो गई। रिपोर्टर गेट पर इकट्ठा होने लगे। विक्रम अंदर बैठा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि यहां से बिना किसी से बात किए कैसे निकल जाए। वो धीरे से उठा और चुपचाप बाहर जाने लगा। तभी पीछे से एक नर्स दौड़ती हुई आई। रुकिए, प्लीज रुकिए। विक्रम ठिठक गया। मैडम को होश आ गया है और उन्होंने सबसे पहले पूछा है कि उन्हें अस्पताल कौन लाया। विक्रम कुछ पल के लिए चुप रहा। नर्स ने कहा, वो आपसे मिलना चाहती है। विक्रम को अंदाजा नहीं था कि ये बुलावा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। वो नर्स के पीछे चल पड़ा। आईसीयू का दरवाजा खुला। अंदर बेड पर एक लड़की लेटी थी। आंखें खुली थी, चेहरे पर पट्टियां थी, हाथ में ड्रिप लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी गरिमा और ताकत थी, जैसे वो टूट कर भी बिखरी नहीं है। उसकी नजरें सीधे विक्रम पर टिक गई। आप विक्रम है? विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। जी, प्रीति ने कमजोर मगर साफ आवाज में कहा। आपने मेरी जान बचाई। विक्रम ने नजरें दूसरी ओर कर ली। मैंने बस वही किया जो करना चाहिए था। प्रीति ने उसे ध्यान से देखा। वहां इतने लोग थे, किसी ने मदद नहीं की। विक्रम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा अजीब नहीं था। उसमें एक शांति थी, जैसे दो अनजान लोग बिना बोले एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों।
दरवाजे के बाहर खड़े राजीव वर्मा ये सब देख रहे थे। उन्होंने विक्रम के साधारण कपड़े, उसके घिसे हुए जूते और उसके चेहरे की सच्चाई को गौर से देखा और उनके मन में एक विचार आया जिसे उन्होंने अभी किसी से साझा नहीं किया। ये लड़का बाकी सबसे अलग है। बाहर मीडिया का शोर बढ़ता जा रहा था, शहर जाग रहा था, एक नई कहानी जन्म ले रही थी। और आरव मिश्रा, जो सुबह खाली हाथ और मायूस होकर घर लौट रहा था, अब उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से जिंदगी बदल जाती है। बस उसे खुद अभी इसका एहसास नहीं था। अगले 3 दिन अस्पताल में कुछ अलग ही तरह से बीते। राजीव वर्मा ने खुद विक्रम से कहा था कि जब तक प्रीति पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, वो रोज एक बार आकर उसे देखे। विक्रम को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा ये सिर्फ एक औपचारिकता है जो अमीर लोग कह देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब वो अस्पताल पहुंचा तो गार्ड ने उसे बिना रोके अंदर जाने दिया और कहा, शर्मा साहब ने आपका नाम लिस्ट में डलवा रखा है। ये सुनकर विक्रम के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे सच में याद रख रहा है। ये एहसास उसके लिए नया था, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। प्रीति का कमरा 3री मंजिल पर था, प्राइवेट विंग में, जहां जाने का रास्ता अलग था, लिफ्ट अलग थी और वहां का माहौल एक खामोश अमीरी से भरा हुआ था, जो हर कदम पर विक्रम को यह एहसास करा रहा था कि वो अपनी दुनिया से बहुत दूर आ चुका है। उसके कंधे पर वही पुराना झोला था, पैरों में वही सस्ती चप्पल और वही सफेद कमीज जिसे उसने रात में धोकर सुबह पहना था। फिर भी उसने खुद को संभाला और दरवाजे पर दस्तक दी। आइए। अंदर से आवाज आई। विक्रम ने दरवाजा खोला। प्रीति बेड पर थोड़ी उठी हुई बैठी थी, सिर पर पट्टी थी, मगर चेहरे पर अब रंग लौट आया था। नाश्ते की ट्रे आधी खाली रखी थी। उसने विक्रम को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आ गए? जी। विक्रम दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। अंदर आइए। वहां क्यों खड़े हैं? वो धीरे से आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी असहज नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। प्रीति ने बात शुरू की, आप कल शाम नहीं आए। विक्रम ने कहा, सोचा शायद आप आराम कर रही होंगी। मैं जाग रही थी। फिर वो हल्का रुकी। मेरा मतलब ये नहीं कि आना जरूरी था, बस बात करने का मन था। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। एक ऐसी लड़की जिसके पास सब कुछ था। वो कह रही थी कि उसे किसी से बात करने का मन था। ये बात उसे अंदर तक छू गई। आप पढ़े लिखे हैं? पढ़ने का शौक था, ग्रेजुएशन करना चाहता था, मगर बीच में छोड़ना पड़ा। क्यों? विक्रम ने थोड़ी देर बाद कहा, पिताजी बीमार हो गए थे, मां अकेली थी, घर चलाना जरूरी था, इसलिए पढ़ाई छूट गई। प्रीति ध्यान से सुनती रही। उसके चेहरे पर दया का दिखावा नहीं था, और यही बात विक्रम को अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर लोग गरीबी सुनकर एक बनावटी सहानुभूति दिखाते हैं, जो उसे कभी पसंद नहीं आई। प्रीति ने पूछा, अब क्या कर रहे हो? नौकरी ढूंढ रहा हूं। फिर हल्के से बोला, जिस दिन आपको देखा था उसी दिन गया था। नौकरी नहीं मिली। कल भी गए थे? नहीं, कल यहां आ गया था। प्रीति ने उसे गौर से देखा। यानी मेरी वजह से नौकरी ढूंढना रुक गया। विक्रम हल्का मुस्कुराया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी कहीं कुछ खास नहीं मिला। प्रीति चुप रही, लेकिन वो सोच रही थी। विक्रम ने पूछा, आप क्या करती हैं? प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट किया है। पापा चाहते हैं कि कंपनी संभालूं, मगर मुझे समाज के लिए काम करना ज्यादा पसंद है। गरीब बच्चों के लिए स्कूल, महिलाओं के लिए रोजगार। विक्रम हैरान रह गया। इतनी बड़ी फैमिली से होने के बाद भी उसके लिए पैसा सब कुछ नहीं था। विक्रम जी, प्रीति ने कहा, कभी कभी सुकून ज्यादा जरूरी होता है। विक्रम ने यह सुना और कुछ पल के लिए चुप हो गया।
उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। उस दिन दोनों देर तक बातें करते रहे। नर्स 2 बार आई और दोनों बार चुपचाप वापस चली गई। पता ही नहीं चला कि दोपहर कब बीत गई। तीसरे दिन प्रीति ने पूछा, उस दिन डर नहीं लगा था? विक्रम ने सच कहा, बहुत डर लगा था। पुलिस का, लोगों का, पैसों का, हर चीज का। फिर रुके क्यों? पता नहीं, बस लगा कि अगर नहीं रुका तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रीति की आंखें हल्की सी नम हो गई। तुम बहुत अलग हो, विक्रम मुस्कुराया। अलग नहीं, बस गरीब हूं। प्रीति ने तुरंत कहा, गरीब वो होता है जिसके पास दिल नहीं होता। तुम्हारे पास दिल भी है और हिम्मत भी। ये सुनकर विक्रम चुप हो गया। उसने नजरें झुका ली। उसी शाम जब वो जाने लगा तो प्रीति ने कहा, कल भी आना। विक्रम ने पूछा, क्यों? प्रीति हंस दी। बात करने का मन था, आपने ही कहा था। और उस हंसी में ऐसी मिठास थी जो विक्रम लंबे समय तक भूल नहीं पाया। डिस्चार्ज वाले दिन अस्पताल के बाहर का नजारा किसी मेले से कम नहीं था। चारों तरफ मीडिया के कैमरे लगे थे, रिपोर्टरों की भीड़ जमा थी, बॉडीगार्ड चौकन्ने खड़े थे और आम लोग भी सिर्फ एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। राजीव वर्मा अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वहां मौजूद थे। प्रीति व्हीलचेयर पर बाहर लाई गई। उसने एक साधारण साड़ी पहन रखी थी। माथे पर पट्टी अब भी बंधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। जैसे मौत को छूकर लौटने के बाद इंसान बदल जाता है। कैमरे उसी पर टिक गए, माइक्रोफोन उसकी ओर बढ़ाए गए। प्रीति ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। फिर उसने सबसे पहले पीछे मुड़कर देखा। भीड़ के पीछे चुपचाप खड़ा विक्रम, जैसे वो सामने आने से बच रहा हो। विक्रम जी, यहां आइए। विक्रम हिचकिचाया, लेकिन प्रीति ने खुद आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। सबके सामने, कैमरों के सामने, पूरे शहर के सामने फ्लैश चमक उठे। प्रीति ने माइक की तरफ मुड़कर कहा, जिस इंसान ने मेरी जान बचाई वो कोई हीरो नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। विक्रम की सांस जैसे एक पल को थम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गर्व महसूस करना चाहिए या झिझक। उसने तो बस एक घायल इंसान को बचाया था और सोचा था शायद उसकी जिंदगी थोड़ी सुधर जाएगी। लेकिन जो हो रहा था वो उसकी कल्पना से बहुत आगे था। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक छोटी सी बस्ती में एक पुराने टीवी पर यह सब लाइव देखा जा रहा था। विक्रम की मां कमला देवी, जो कई घंटों से बेटे का इंतजार कर रही थी, टीवी पर उसे देखते ही खड़ी हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पड़ोसी बोले, देखो भाभी, तुम्हारा बेटा टीवी पर है। कमला देवी की आवाज भराई, मेरा बच्चा। डिस्चार्ज के बाद भी प्रीति ने विक्रम से दूरी नहीं बनाई। पहले ही हफ्ते में उसने उसे 2 बार फोन किया, बस हालचाल पूछने के लिए। विक्रम को यह अजीब लगा कि इतनी बड़ी फैमिली की लड़की उससे बात करने के लिए समय निकाल रही है। दूसरे हफ्ते प्रीति ने अचानक कहा, मैं तुम्हारा गांव देखना चाहती हूं। विक्रम ने तुरंत मना किया, वहां कुछ खास नहीं है। कच्चे घर है, टूटी सड़कें, बिजली भी कभी कभी रहती है। प्रीति ने शांत स्वर में कहा, मुझे वही देखना है। क्यों? क्योंकि तुम वही से हो। इस जवाब के बाद विक्रम के पास कोई और तर्क नहीं बचा। अगले रविवार सुबह प्रीति एक साधारण कार में आई। उसने बिना मेकअप सूती सलवार कुर्ती पहन रखी थी। उसके पिता ने पूछा, कहां जा रही हो? उसने सिर्फ इतना कहा, विक्रम के घर। राजीव वर्मा ने एक पल सोचा, फिर कुछ नहीं कहा। जब कार उस बस्ती की गली में दाखिल हुई तो जैसे पूरा मोहल्ला ठहर गया। बच्चे दौड़ पड़े, औरतें दरवाजों पर आ गई, मर्द छतों पर चढ़ गए। जिस लड़की को वे सिर्फ टीवी और अखबारों में देखते थे, आज वो उनके सामने खड़ी थी। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। उसने प्रीति को देखा, साधारण, शांत,
बिना किसी दिखावे के। कमला देवी घबरा गई। बेटी, घर छोटा है, बैठने की ठीक जगह भी नहीं। प्रीति आगे बढ़ी और उनके पैर छू लिए। आंटी जी, घर छोटा नहीं होता, दिल छोटा होता है। कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने उसे गले लगा लिया जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। पूरा गांव जैसे त्योहार में बदल गया। पड़ोस की औरतें चाय लेकर आई। बच्चे इकट्ठा हो गए। एक बच्चा बोला, आप टीवी पर आते हो ना? प्रीति हंस पड़ी। विक्रम ये सब देखता रहा और उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट भर गई। शाम कोड़ोट खेतों के किनारे ढलते सूरज के साथ, जब आसमान नारंगी रंग में रंग गया था, प्रीति ने पूछा, विक्रम, तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? विक्रम ने घुटनों पर ठोड़ी टिकाकर दूर देखते हुए कहा, सोचता हूं, लेकिन सपने देखने की आदत नहीं पड़ी। बचपन से बस यही सोचा है कि कल का खाना कहां से आएगा। प्रीति ने धीरे से कहा, और अगर मैं तुम्हारे साथ सपने देखना चाहूं? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था जो शब्दों में नहीं आ पा रहा था। प्रीति ने नजरें नहीं हटाई। विक्रम ने धीरे से कहा, हमारी दुनिया बहुत अलग है। प्रीति ने तुरंत जवाब दिया, दुनिया अलग है, दिल तो नहीं। उस शाम से कुछ बदल गया था। विक्रम को इसे स्वीकार करने में समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने मान लिया। अब वो सिर्फ एहसान के कारण नहीं आता था, दिल खुद उसे खींच लाता था। लेकिन शहर को ये सब रास नहीं आया। सोशल मीडिया पर बातें शुरू हो गई। ये लड़का पैसे के पीछे है। शर्मा जी की बेटी को दुनियादारी नहीं आती। ये रिश्ता समाज नहीं मानेगा। कुछ लोगों ने विक्रम की पुरानी तस्वीरें निकालकर उनका मजाक उड़ाया। अखबारों ने लिखा, अमीर लड़की अनपढ़ लड़के के साथ। ये सब विक्रम को भीतर तक चुभता था। एक रात वो देर तक जागता रहा। फिर उसने प्रीति को मैसेज किया, शायद हम सिर्फ दोस्त ही रहें तो बेहतर होगा। मैसेज भेजने के 5 मिनट बाद ही फोन बज उठा। उसकी आवाज शांत थी मगर सख्त। विक्रम, तुम मुझे इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि मैं अमीर हूं, या इसलिए कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो? विक्रम की आवाज भर आई, मैं नहीं चाहता लोग तुम्हारे बारे में गलत बोले, और अगर मैं खुद फैसला करना चाहूं। प्रीति जी, लोगों से डरने का नहीं, उन्हें बदलने का वक्त है। विक्रम चुप हो गया। फिर प्रीति ने कहा, जिस समाज ने मुझे उस दिन सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? यह बात सीधे विक्रम के दिल में उतर गई। उस रात दोनों ने तय किया, जो भी होगा साथ मिलकर सामना करेंगे। लेकिन उसी हफ्ते एक खबर आई जिसने सब कुछ और जटिल बना दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि वो सफेद कार कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कार फर्जी नाम पर रजिस्टर थी। जब उस नाम की जांच हुई तो वो सिर्फ कागजों पर मौजूद एक झूठ निकला। जांच आगे बढ़ी और मामला एक बड़े बिजनेस दुश्मन तक पहुंचा, करण खुराना। वही व्यक्ति जो पिछले 2 साल से राजीव वर्मा के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। प्रीति ने यह बात विक्रम को बताई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में गहरी बेचैनी थी। शायद उन्होंने मुझे निशाना बनाया ताकि पापा टूट जाए और कंपनी कमजोर पड़ जाए। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रीति ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे लगा कि यह सिर्फ एक वादा नहीं है, यह सच भी हो सकता है। उसी रात देर से जब प्रीति अपने कमरे में थी, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। ज्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो जान नहीं बचेगी। फोन कट गया। प्रीति के हाथ कांपने लगे। वो कुछ देर तक फोन को देखती रही। फिर उसने तय किया कि अभी विक्रम को ये नहीं बताएगी। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका था। लेकिन अगले दिन जब विक्रम उससे मिला तो उसने उसकी आंखों में वो डर पढ़ लिया जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रीति ने टालना चाहा,
लेकिन विक्रम के नाम में जो भरोसा था, उसने उसकी सारी दीवारें तोड़ दी। प्रीति ने सब कुछ बता दिया। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। वो तुरंत खड़ा हुआ। अब ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं, मेरा भी है। उसी दिन वो पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर ने उसे पहचान लिया, वही लड़का जिसने प्रीति की जान बचाई थी। मामले को गंभीरता से लिया गया। कुछ दिन बाद प्रीति एक एनजीओ के काम से शहर के बाहर जा रही थी। उसकी कार हाईवे पर थी। तभी पीछे से एक काली एसयूवी आई और उनका पीछा करने लगी। ड्राइवर राजू, जो अनुभवी था, तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। पीछे वाली गाड़ी ने भी रफ्तार बढ़ा दी। उसने मोड़ लिया, पीछे वाली गाड़ी भी मुड़ गई। मनोज ने तुरंत विक्रम को फोन किया। भाई साहब, मैडम खतरे में है, हम हाईवे पर हैं। विक्रम उसी इलाके में था। उसने बिना एक पल गवाए अपनी पुरानी मोटरसाइकिल उठाई और हाईवे की तरफ दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, पहुंचना है। हाईवे पर पहुंचते ही उसने देखा प्रीति की कार किनारे खड़ी थी और काली एसयूवी से 3 लोग उतरकर दरवाजा पीट रहे थे। अंदर ड्राइवर राजू दरवाजा लॉक करके बैठा था। विक्रम ने अपनी बाइक उन लोगों की गाड़ी के सामने तिरछी लगा दी। ब्रेक की तेज आवाज गूंजी। तीनों आदमी रुक गए और विक्रम की तरफ मुड़े। एक ने ताना मारा, बहुत हीरो बन रहा है। विक्रम ने बिना डरे कहा, जो करना है मुझसे करो, उसे हाथ मत लगाना। तीनों उसकी ओर बढ़े। तभी अचानक सायरन की आवाज गूंजी। दोनों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ गई। इंस्पेक्टर ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। 2 आदमी वही पकड़ लिए गए। तीसरा भागने में सफल हो गया। प्रीति गाड़ी से बाहर निकली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने विक्रम को देखा, वो भी कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। तुम ठीक हो? विक्रम ने पूछा। प्रीति ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम हो तो ठीक हूं। प्रीति ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे शब्दों में ही उसकी धड़कन छिपी हो। उस रात उसने विक्रम की ओर देखते हुए पूछा, जानते हो मैं क्यों नहीं डरती? विक्रम ने हल्के से पूछा, क्यों? प्रीति ने बिना नजरें हटाए जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। यह सुनकर विक्रम ने पहली बार उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आवाज में अब संकोच नहीं था, एक ठहराव था। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। शहर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन उस पल 2 दिल पूरी तरह जाग रहे थे और उनकी कहानी अभी बस शुरू ही हुई थी। अगली सुबह शहर में एक नई हलचल थी। अखबारों की सुर्खियां चिल्ला रही थी, शर्मा परिवार पर दूसरा हमला, 2 संदिग्ध गिरफ्तार। एक आम युवक ने फिर बचाई उद्योगपति की बेटी की जान। टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि मामला बहुत गहरा है। कुछ कह रहे थे कि शर्मा परिवार के दुश्मन बेहद ताकतवर हैं। और कुछ लोग जो हर बड़ी बात को शक की नजर से देखते हैं, वे ये कह रहे थे कि विक्रम और प्रीति की नजदीकी कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई खेल है। विक्रम ने ये सब पढ़ा, सुना और एक तरफ रख दिया। उसके पास इन बातों पर सोचने का न वक्त था, न आदत। लेकिन राजीव वर्मा पर इन बातों का असर हो रहा था। वे एक अनुभवी इंसान थे। जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। उन्होंने ऐसे लोगों को देखा था जो मौके देखकर रिश्ते बनाते हैं और ऐसे भी जो फायदे के लिए चेहरा बदल लेते हैं। इसीलिए उन्होंने विक्रम को परखना शुरू किया, चुपचाप, बिना कुछ कहे। उन्होंने देखा जब विक्रम अस्पताल आता तो कभी कुछ मांगता नहीं था। जब वो प्रीति के साथ बाहर जाता तो कभी महंगी जगहों की बात नहीं करता था। जब वे खुद उससे बात करते तो विक्रम कभी पैसों की चर्चा नहीं करता था। एक दिन उन्होंने जानबूझकर उसे एक बड़ी रकम देने की कोशिश की। ये तुम्हारा धन्यवाद है। विक्रम ने बहुत सम्मान के साथ मना कर दिया, साहब
मैंने अपना फर्ज निभाया था, उसका मोल नहीं लेता। उस रात राजीव वर्मा देर तक उसी जवाब के बारे में सोचते रहे। उस हमले के बाद सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। प्रीति के साथ हर समय 2 बॉडीगार्ड रहने लगे। घर के बाहर कैमरे लगा दिए गए। राजीव वर्मा ने अपने वकीलों से बात की और पुलिस में विस्तृत शिकायत दर्ज करवाई। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों से पूछताछ हुई। उन्होंने कुछ ऐसे नाम लिए जो करण खुराना की कंपनी से जुड़े हुए थे। मामला उलझा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे गांठें खुलने लगी थी। उधर विक्रम की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। एक दोपहर राजीव वर्मा ने उसे अपने घर के ऑफिस में बुलाया। वही बड़ा बंगला, जिसकी ऊंची दीवारें और भारी गेट पहले दिन विक्रम को असहज कर गए थे, आज भी वही एहसास था, मगर थोड़ा कम, क्योंकि अब ये जगह उसे पूरी तरह अजनबी नहीं लगती थी। राजीव वर्मा कुर्सी पर बैठे थे। सामने 2 कप चाय रखे थे। बैठो विक्रम। विक्रम बैठ गया। चाय पियो। विक्रम ने कप उठा लिया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर राजीव वर्मा बोले, तुमने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। मुझे पता है। विक्रम चुप रहा। अगर मौका मिले तो क्या तुम फिर से पढ़ना चाहोगे? विक्रम ने बिना सोचे कहा, चाहता हूं साहब, लेकिन अब उम्र निकल गई है और घर की जिम्मेदारियां भी हैं। राजीव वर्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उम्र नहीं निकलती, हालात निकलते हैं और जिम्मेदारियां, वो मैं संभालूंगा। विक्रम ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा पढ़ो। बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है। 2 साल का मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। विक्रम के गले में शब्द अटक गए। साहब, ये बहुत बड़ा एहसान है। राजीव वर्मा ने धीमे से कहा, इसे एहसान मत समझो, इसे एक पिता का भरोसा समझो। विक्रम की आंखें भर आई। उसने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन आंसू रुक नहीं पाए। उसने नजरें फेर ली। राजीव वर्मा उठे और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, एक बाप की तरह कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर जो है वो पैसों से नहीं आता, वो संस्कार है, इंसानियत है, बाकी सब सीखा जा सकता है। उस दिन जब विक्रम घर लौटा तो उसकी मां कमला देवी ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? विक्रम उनके पास बैठ गया और सब कुछ बता दिया। कमला देवी ने उसका हाथ थाम लिया और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तेरे पिताजी होते तो कितना खुश होते। अगले हफ्ते से विक्रम ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। ये उसके लिए आसान नहीं था। क्लास में उसके साथ 20 से 22 साल के लड़के थे जो सीधे स्कूल से कॉलेज आए थे। वो उनसे उम्र में बड़ा था, अनुभव में भी, लेकिन पढ़ाई में पीछे था। पहले ही हफ्ते उसे लगा शायद ये उसके बस की बात नहीं। कुछ प्रोफेसर उसे अजीब नजरों से देखते, कुछ छात्र फुसफुसाते, यही वो लड़का है जो टीवी पर आया था। शर्मा साहब ने इसकी पढ़ाई का खर्च उठाया है। ये बातें विक्रम तक पहुंचती थी, लेकिन वो उन्हें सुनकर भी अनसुना कर देता था। प्रीति ने इस दौरान तुम्हारी दौलत नहीं देखी थी। प्रीति की आंखें भर आई। ये जवाब काफी है। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। और तुम? अगर मैं उस दिन वहां नहीं रुकता, अगर मैं बस एक साधारण आदमी होता रॉट। प्रीति ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, तुम साधारण नहीं हो विक्रम। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो इंसान किसी की जान बचाने के लिए अपनी आखिरी जेब तक खाली कर दे, वो कभी साधारण नहीं होता। उस रात दोनों काफी देर तक साथ बैठे रहे। लाइब्रेरी की बड़ी खिड़की से शहर की रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। बाहर ट्रैफिक का शोर था, गाड़ियों की आवाजें थी, लेकिन उस कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, शांत, सुकून भरी, जैसे वक्त भी वहां रुक गया हो। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी शांत नहीं थी। समाज का शोर अब भी जारी था। एक दिन प्रीति अपनी एनजीओ की मीटिंग में बैठी थी। तभी एक पत्रकार ने अचानक माइक उसकी ओर बढ़ाया और पूछा, मैडम, ये जो खबरें चल रही है कि आप उस नौजवान आरव मिश्रा के साथ काफी वक्त बिताती हैं,
जो आपके सामाजिक स्तर के नहीं हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। प्रीति ने माइक की ओर देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न झिझक, बस एक साफ सच्चाई थी। उसने धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहा, किसी इंसान का स्तर उसके बैंक बैलेंस से तय नहीं होता। जिस दिन मैं सड़क पर पड़ी थी, उस दिन किसी अमीर ने रुककर मदद नहीं की थी। एक आम आदमी रुका था। अगर यही उसका स्तर है, तो मुझे ऐसे ही ऊंचे स्तर के इंसान की जरूरत है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अगले दिन यही बयान अखबारों में छपा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और उसी दिन से हालात बदलने लगे। जो लोग पहले विक्रम के खिलाफ थे, अब वही लोग उसके साथ खड़े होने लगे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद राजीव वर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उनका दिल कमजोर है और किसी भी तरह का मानसिक दबाव खतरनाक हो सकता है। कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अचानक प्रीति के कंधों पर आ गई। वो तैयार थी, मगर अकेली थी। कंपनी के बोर्ड में कुछ पुराने सदस्य थे जो इस स्थिति को एक मौके की तरह देख रहे थे। वे चाहते थे कि प्रीति दबाव में आए, गलत फैसले ले और धीरे धीरे कंपनी पर उनका नियंत्रण बढ़ जाए। पहली ही बोर्ड मीटिंग में एक वरिष्ठ सदस्य महेंद्र खन्ना ने कहा, प्रीति जी, आप अभी बहुत युवा हैं। इस समय आपको अनुभवी लोगों की सलाह माननी चाहिए। दूसरे सदस्य ने तंज कसते हुए कहा, और शायद आपको बिजनेस से ज्यादा अपने उस गरीब दोस्त की चिंता है। प्रीति का चेहरा एक पल को सख्त हुआ। उसने पीछे देखा। विक्रम कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा था। दोनों की नजरें मिली। विक्रम उठने ही वाला था, लेकिन प्रीति ने हल्के से हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। फिर उसने सामने माइक की तरफ देखते हुए कहा, जवाब हम अपने काम से देंगे, बहस से नहीं। मीटिंग खत्म हो गई। बाहर आकर विक्रम ने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। विक्रम ने बिना सोचे कहा, बोलो। कंपनी के कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों से रुके हुए हैं। मैं चाहती हूं तुम उन्हें देखो। तुम्हारी नजर अलग है, जमीन से जुड़ी है। बोर्ड के लोग सिर्फ मुनाफा देखते हैं। विक्रम ने एक पल सोचा, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे पता है, लेकिन यह पढ़ाई से बड़ा अनुभव होगा। विक्रम ने हामी भर दी। अगले कुछ हफ्तों में उसने उन फाइलों को पढ़ा जो सालों से धूल खा रही थी। वो खुद उन इलाकों में गया जहां कंपनी के प्रोजेक्ट अधूरे थे। उसने किसानों से बात की, छोटे दुकानदारों से और उन लोगों से जिन तक कंपनी की योजनाएं कभी पहुंच ही नहीं पाई। उसने सब कुछ समझा, महसूस किया और फिर एक लंबी रिपोर्ट तैयार की, सीधी, साफ, बिना किसी भारी भरकम भाषा के। जब उसने वो रिपोर्ट प्रीति को दी तो उसने पढ़कर कहा, यह रिपोर्ट किसी भी एमबीए ग्रेजुएट से बेहतर है। विक्रम मुस्कुराया, मैंने बस वही लिखा जो मैंने देखा। प्रीति ने कहा, यही तो कोई नहीं करता। अगली बोर्ड मीटिंग में वो रिपोर्ट पेश की गई। महेंद्र खन्ना और उनके साथियों के चेहरे बदल गए। उन्होंने उसमें खामियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे बोर्ड के बाकी सदस्य भी विक्रम की समझ को स्वीकार करने लगे। एक सदस्य ने बाद में प्रीति से कहा, तुम्हारे उस दोस्त में दिमाग है। प्रीति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे पहले से पता था। उधर पुलिस की जांच भी आगे बढ़ रही थी। करण खुराना के खिलाफ सबूत मजबूत होते जा रहे थे। जो तीसरा आदमी उस रात भाग गया था, वो भी 1 महीने बाद पकड़ लिया गया। उसने पूछताछ में कबूल किया कि उसे करण खुराना के करीबी ने पैसे दिए थे। अब मामला साफ होने लगा था। जब ये खबर विक्रम तक पहुंची तो उसने प्रीति से कहा, अब ये सब जल्द खत्म होगा। प्रीति ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। विक्रम ने हल्के से कहा, मुझ पर नहीं, सच्चाई पर। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक समारोह आयोजित किया गया, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने मुश्किल समय में असाधारण साहस दिखाया था। विक्रम का नाम भी उस सूची में था। जब उसे ये पता चला
तो उसने मना करने की कोशिश की। मैंने कुछ खास नहीं किया। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी खासियत है। समारोह के दिन हॉल खचाखच भरा हुआ था। बड़े अधिकारी, उद्योगपति, पत्रकार सब मौजूद थे। प्रीति सामने बैठी थी। राजीव वर्मा भी आए थे, डॉक्टर की अनुमति से थोड़ी देर के लिए। विक्रम का नाम पुकारा गया। वो स्टेज पर गया, साधारण कपड़े, बिना किसी दिखावे के। उसे सम्मानित किया गया। एक शील्ड दी गई। माइक उसके सामने था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने उस दिन कुछ खास नहीं किया, बस सही काम किया। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी चीज है जो हमसे छूटती जा रही है, सही काम करने की आदत। हॉल शांत हो गया। जब कोई सड़क पर गिरा होता है हम वीडियो बनाते हैं, जब कोई मुश्किल में होता है हम नजरें फेर लेते हैं। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं बस उस दिन रुक गया था। हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रीति की आंखें नम थी। राजीव वर्मा भी अपनी जगह बैठे बैठे आंखें पोंछ रहे थे। उस रात राजीव वर्मा ने विक्रम को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैंने तुम्हें सबके सामने देखा और मुझे यकीन हो गया। किस बात का साहब? कि मेरी बेटी की जिंदगी में सबसे भरोसेमंद इंसान तुम हो। विक्रम ने सिर झुका लिया। साहब, मैं, राजीव वर्मा ने कहा, मुझे पता है तुम क्या कहोगे, लेकिन आज मैं एक बाप की तरह बात कर रहा हूं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, मुझे तुम दोनों के बारे में पता है और मुझे कोई एतराज नहीं। विक्रम ने ऊपर देखा, लेकिन एक शर्त है। जी, अपनी सादगी कभी मत छोड़ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। विक्रम की आंखें भर आई। मैं वादा करता हूं, मैं वही रहूंगा जो उस दिन सड़क पर रुका था। राजीव वर्मा मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान में एक पिता का सुकून था। उसी रात जब विक्रम घर लौट रहा था, उसने अपनी मां को फोन किया। मां, सो गई क्या? नहीं बेटा, तेरा इंतजार कर रही थी। सब ठीक है। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ मां, सब बहुत ठीक है। फोन कट गया। विक्रम ने आसमान की ओर देखा। उसे वो दिन याद आया जब वो खाली हाथ, टूटा हुआ उसी हाईवे पर चल रहा था, जब उसे लगता था कि इस शहर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और आज उसी शहर में, उसी रास्ते पर उसकी अपनी एक कहानी थी, एक पहचान थी और एक इंसान जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार था। जिंदगी सच में अजीब होती है। कभी कभी एक छोटा सा मोड़ सब कुछ बदल देता है।